हेलो एंड वेलकम बैक टू मार्गदर्शन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो पहले हम जान लें कि नेशनल इनकम क्या है। हम 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है, हमारे सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स इनकम। लेकिन इस नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेशन करने के हमारे 3 मेथड हैं। एक है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड है हमारा इनकम मेथड। लेकिन इन तीनों मेथड तक पहुंचने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं या जो कुछ बेसिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम वो डिस्कस नहीं कर लेंगे हमको ना ये मेथड समझ में आएंगे और ना ही हमको नेशनल इनकम कैलकुलेशन समझ में आएगी और ना इससे रिलेटेड एग्रीगेट समझ में आएंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ गुड्स। अब गुड्स में भी क्या है कि गुड्स को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो कैटेगरी किस बेसिस पर हमने गुड्स को डिवाइड किया है, उनके एंड यूज़ पर। एंड यूज़ यानी हम उसको फाइनली यूज़ किस तरह कर रहे हैं, या हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो गुड्स को हम फर्दर प्रोडक्शन कर उसका रूप बदल देते हैं। जैसे मैं कॉटन की बात करूं तो कॉटन कपास जो हम खेत से लेकर आते हैं, तो क्या हम उसको वैसे ही यूज़ कर लेते हैं? हाँ, कर लेते हैं, हम पूजा में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उस कपास से कपड़ा बनाते हैं, हम उस कॉटन से क्लॉथ बनाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका रूप बदल कर उसको क्लॉथ बना रहे हैं। फर्दर हम क्लॉथ को क्या कर रहे हैं, जो क्लॉथ मतलब सिंपल एक कपड़े का पीस है, उससे हम कुछ भी डिज़ाइनर क्लॉथ बना रहे हैं, या सिंपल शर्ट बना रहे हैं, या कुर्ती बना रहे हैं, या कुछ भी बना रहे हैं, हम उस कपड़े का यूज़ करके उसको एक नया लुक दे रहे हैं। तो या तो गुड्स को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, या हमने गुड्स को, जैसे मैंने कहा कि कॉटन को सीधे हमने पूजा में यूज़ कर लिया। तो अब क्या नाम दें हम इनको? कॉटन जब फाइनली हमने यूज़ कर ली, उसी फॉर्म में यूज़ कर ली, तो उसको क्या कहें, और जब हमने उसका रूप बदल दिया तो हम क्या कहें? तो इसी कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए हमने गुड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरी कैटेगरी है हमारी फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स हम कैसे जानेंगे कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है? तो इंटरमीडिएट गुड्स आर जनरली यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसे कि व्हेन वन प्रोडक्शन यूनिट purchase that goods and services from the other production unit for producing purposes। अगर एक प्रोडक्शन यूनिट है, मान लीजिए कि एक कॉटन से धागा बनाने वाली ही कंपनी है, तो वो कॉटन खरीद रही है फार्मर से। फार्मर भी कौन है? प्रोड्यूसर है। फार्मर से उसने कॉटन खरीदा और उस कॉटन से वो क्या करेगा, धागा बनाएगा, तो वो रॉ मटेरियल हो गए ड्यूरिंग दी सेम ईयर। अगले साल नहीं, ड्यूरिंग दी सेम ईयर, तभी वो रॉ मटेरियल है। या फिर गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेल। कॉटन खरीद लिया फार्मर से और बाज़ार में जाकर कॉटन के फॉर्म में ही बदल दिया, यानी विदाउट एनी ऑल्टरेशन, कोई ऑल्टरेशन नहीं किया, बस वैल्यू ऐड की और उसको मार्केट में बेच दिया। यानी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स जाने इसकी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दीज गुड्स आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम दी अदर प्रोडक्शन यूनिट फॉर प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है, और फॉर रीसेल पर्पसेस विदाउट एनी ऑल्टरेशन। जैसे मैंने कॉटन का एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही शक्कर का एग्जाम्पल ले लेते कि मिठाई बनाने के लिए हलवाई ने शक्कर खरीदी ड्यूरिंग दी सेम ईयर। दोनों चीज़ें ड्यूरिंग दी सेम ईयर, नेक्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ड्यूरिंग दी सेम ईयर। तो शक्कर खरीदी, मिठाई बनाई, तो एज रॉ मटेरियल यूज़ किया। और ग्रॉसरी शॉप वाले ने क्या किया, शक्कर खरीदी, डीलर से शक्कर खरीदी और उस शक्कर को कंज्यूमर को एज इट इज़ बेच दिया, अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद, वैल्यू ऐड करने के बाद। तो दोनों ही काम हो सकते हैं, या तो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हुई हो, एक प्रोडक्शन यूनिट ने खरीदी हो दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या फिर एज इट इज़ रीसेल पर्पस से यूज़ की गई हो। जैसे हम कार का एग्जांपल भी ले लेते हैं कि कार परचेज बाय अ कार डीलर, तो
कार डीलर क्या करेगा, रीसेल करेगा कंज्यूमर को, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्या है हमारा, ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स। ये एग्जेम्पशन कह सकते हैं हम इसको एक्चुअली, क्योंकि ये मिलिट्री सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज के लिए यूज़ की जाने वाली गुड्स हैं। तो टैंक हैं, मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, या आपके फाइटर प्लेन्स हैं, ये सब भी इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम जिन फीचर्स की बात कर रहे हैं उनमें ये एग्जेम्पशन है, लेकिन हमको ये याद रखना है कि जितनी भी डिफेंस गुड्स हैं, ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हाईली वैल्यूड गुड्स होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, मतलब मोर देन 1 ईयर चलती हैं, आपके एटलीस्ट 8 से 10 साल चलती हैं, तो उन गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, लेकिन इनको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं। अब बात करते हैं हम कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स की। ये कौन सी गुड्स हैं, ये हमारी फाइनल गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर कौन, हम गुड्स किस लिए खरीदते हैं, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। तो ये स्पेशली इसीलिए ख़रीदी जाती हैं। अगर शक्कर मैंने ख़रीदी है तो वो मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे चाय बनानी है, दूध में डालना है, दही में डालनी है, लस्सी बनानी है, मिठाई बनानी है, बट आई एम द फाइनल यूज़र, दैट इज़ वाई इट्स अ फाइनल गुड, बिकॉज द एंड यूज़र इज़ द कंज्यूमर। दूसरा क्या है हमारा, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स हमारी हाईली वैल्यूड गुड्स हैं, मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, ये प्रोड्यूसर यूज़ करता है, ये भी प्रोड्यूसर यूज़ करता है, ठीक है, बट एज अ रॉ मटेरियल और फॉर रीसेल पर्पस। और कैपिटल गुड्स किस लिए यूज़ की जाती हैं, ये फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इनसे हम और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मशीनरी से हम धागा बनाएंगे, तो अब फ़र्क क्या है, ये ड्यूरिंग दी सेम ईयर कंज्यूम हो रही हैं, खर्च हो रही हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़े लंबे समय के लिए चलेंगी। तो कैटेगरी ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। अब एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमेशा याद रखना कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी एक्सपेंडिचर डन इनकर्ड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, और ये हमारा फाइनल कंजम्पशन है। तो जो एक्सपेंडिचर हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किया है वो हमारा फाइनल कंजम्पशन और ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो एग्ज़ाम में आपके कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंसेस आते हैं, 3 मार्क्स में आते हैं, तो इन्हें याद ज़रूर कर लीजिएगा कि डिफरेंसेस क्या हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट मेन टॉपिक की बात करते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट। तो हम इन्वेस्टमेंट को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें कुछ और एडअप कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग कैपिटल, जैसे मेरे पास एक मशीनरी है, मैंने दूसरी मशीनरी ख़रीदने पर खर्चा कर दिया, एक मशीनरी और ऐड कर ली। मशीनरी क्या है, मेरी कैपिटल गुड्स। तो मैंने एक और मशीनरी ख़रीद ली, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है, या एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैपिटल गुड्स। तो हम इसको कैपिटल फॉर्मेशन, जो दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल फॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि हम इससे और इनकम जनरेट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, आपने उस साल में जितनी भी कैपिटल और ऐड कर ली अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल में, उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। ये क्या करती है, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। ऑब्वियसली अभी आप एक मशीनरी से प्रोडक्शन कर रहे थे तो जितना भी हो रहा था, अब आप 2 मशीनरी से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। अब इस इन्वेस्टमेंट में भी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, या हम जिसे टोटल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, यानी ग्रॉस एंड नेट निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट आ जाता है। लेकिन जो टोटल हमने खर्चा किया है कैपिटल गुड्स पर, वो क्या कहलाता है, आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को भी हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री या आप इसे चेंज इन स्टॉक बोल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अकाउंटेंसी में भी आपने पढ़ा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर फिक्स असेट्स पर जो हमने एक्सपेंडिचर किया है, हम यहाँ कैपिटल
गुड्स पर, जो फिक्स असेट्स पर जो खर्चा कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जनरली क्या है, हम करते किस लिए हैं कि हम इससे और इनकम जनरेट कर सकें, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, एक्सपेंडिचर नहीं कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो हम कंज्यूमर गुड्स पर भी करते हैं पर इनकम जनरेट नहीं करते, फर्दर हम उससे इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इसलिए इन्हें इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो ये भी 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी एक प्रोड्यूसर जो अपनी फिक्स असेट्स पर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब पर जो खर्चा करता है वो किस कैटेगरी में आ जाता है, आपका ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा हमारा क्या आता है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये जो आप फ्लैट्स एंड रेजिडेंशियल हाउसेस पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो कौन कौन करते हैं भाई, वो हाउस होल्ड भी करता है ना, वो एक आप कह सकते हो बिजनेसमैन भी करता है, या प्राइवेट सेक्टर हम कह सकते हैं कि वो भी करता है, और गवर्नमेंट भी करती है। भाई गवर्नमेंट भी तो मकान बनाती है सस्ती रेटों पर। तो ये हमारा किस में आ जाता है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन यानी फ्लैट्स और मकान पर जो भी खर्चा आप कर रहे हो बनाने पर वो इसमें आ गया। और बिजनेस फिक्स्ड में आपके प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स, इन पर जो खर्चा हो रहा है वो बिजनेस फिक्स्ड में आ गया। बाकी बचता है आपका ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इट इज़ जनरली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब जो गवर्नमेंट बनाती है। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर हमारा एक बनता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ों से मिलकर बना है, फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसको बड़े ध्यान से समझने की और याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक यही रहेगा। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम ऐड करें और क्या हम ऐड ना करें, या किस सिचुएशन में हमको क्या करना है। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसलिए इसे अभी से याद रखिए। अब हम नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है या नेक्स्ट बेसिक जो है हमारा डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। जनरली डेप्रिसिएशन आप अकाउंटेंसी में पढ़ चुके होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका लॉस इन दी वैल्यू ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। तो हम इसमें क्या करते हैं कि आपकी जो जैसे मशीनरी हमने आज ख़रीदी और 1 साल बाद उसकी कीमत गिर जाती है, तो रख रखाव की वजह से, या पुरानी हो गई, या आउट ऑफ फैशन हो गई, जैसे हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं कि उसकी वजह से आउटडेटेड हो गई, तो उसकी वैल्यू में जो भी कमी आई वो डेप्रिसिएशन कहलाया। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, हम इसके लिए एक प्रोविज़न बनाते भी हैं। फिर हम बात करते हैं कि कैपिटल लॉस क्या है। ये भी लॉस इन दी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स है। कैसे, और ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से होती है। जैसे आग लग गई, सारा सामान जल गया, फैक्ट्री में आग लग गई है ना, मशीनरी जल गई, बिल्डिंग जल गई, तो ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसके लिए हम कोई प्रोविज़न भी नहीं बनाते हैं। बस एक ही प्रोविज़न रहता है कि हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, दोनों चीज़ें अलग अलग है। दोनों में आपकी वैल्यू में कमी आ रही है कैपिटल गुड्स के, लेकिन एक के लिए आप प्रोविज़न बना रहे हैं और एक एक्सपेक्टेड भी है, और नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू में वो कमी आ भी जाती है। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड है कि कल मशीनरी लाई और आज ही कोई चोर उठा कर ले गया, तो ये अनएक्सपेक्टेड था, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस। एकदम से मान लो बाढ़ आ गई है ना, आपकी फैक्ट्री डूब गई, आपकी मशीनरी डूब गई, आपका सामान डूब गया, तो ये भी क्या है, हमारा कैपिटल लॉस, जो हम एक्सपेक्ट कर नहीं बैठते और इसके लिए कोई प्रोविज़न भी हम नहीं बनाते। तो आज हमने 3 मेन टॉपिक, या हम कह सकते हैं 3 मेन बेसिक कंसेप्ट हैं जो डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू दी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेक्स्ट बेसिक्स और नेक्स्ट आपके कौन कौन से मेन कंसेप्ट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखकर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो
को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।